हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, साइंस के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। 1000 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू इन नेचर होंगे, आपके सामने रखे जाएंगे और आपको हर एक वीडियो में विदाउट एनी मिसिंग सारे कंटेंट को कवर करना है। किसी को इजी भी लग सकता है। देखिए, कुछ जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल भी लग सकते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो सेशन में बने रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी चीजें मेमोराइज हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको एडिशनल जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी आगे आने वाले समय में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पर रखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है बल गुणनफल है। फोर्स इज अ मल्टीपल ऑफ। तो फोर्स की बात करें तो फोर्स किसका मल्टीप्लिकेशन है? तो दोस्तों, 41 नंबर का सही जवाब भी है द्रव्यमान और त्वरण का, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। ये आपने जो है थियरी में पढ़ा होगा, फिजिक्स जिन्होंने लिया होगा उन्होंने पढ़ा होगा कि बल जो गुणनफल होता है द्रव्यमान यानी कि मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। यही इसका सही जवाब है दोस्तों। 42 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, सृजित किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर लेते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? ट्रेन हो, बस हो, गाड़ी हो, अगर अचानक से चलना आरंभ करेगी तो उसके पीछे के जो यात्री बैठे होते हैं वो अचानक क्या करते हैं, उनका सिर पीछे की तरफ झुक जाएगा। इसका कारण क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया है दोस्तों। यहाँ पर स्थिरता का जड़त्व काम कर नहीं, गति का जड़त्व, सॉरी सॉरी सॉरी, गति का जड़त्व। यहाँ पे क्या है, मोशन क्रिएट हो रही है ना, जैसे चलना प्रारंभ कर रही है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, और इसमें गति का जड़त्व काम करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? बर्फ सड़क से सख्त होती है? बिल्कुल नहीं। सड़क बर्फ से सख्त होती है? हाँ, हो सकता है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो 44 नंबर का सही जवाब दोस्तों डी ऑप्शन है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इस वजह से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। जहां पर फ्रिक्शन कम होगा, फिसलन ज्यादा होगी। तो फ्रिक्शन का आवश्यक है, अदरवाइज हम चल ही ना पाते अगर फ्रिक्शन ना होता। ठीक है दोस्तों। अब 45 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में से प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह आर से अधिक होगा, आर से कम होगा, आर के बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। जो लोग कहते हैं इजी क्वेश्चन रहते हैं, तो बताइए इसका क्या होगा। एक व्यक्ति कार में है, ठीक है, जो विराम में बैठा है, कार में है, आदमी आराम से बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है वो आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी, एकदम प्लेन रोड है उस पर चलेगी, तो अग्र पहिए जो आगे वाले पहिए हैं उनमें प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? वो आर से कम होगा, आर से अधिक होगा, आर से बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 45 नंबर का बी ऑप्शन, यह आर से कम होगा। ठीक है, आर से कम होगा। पिछले वाले पहियों पर प्रतिक्रिया आर है तो आगे वालों पर आर से कम होगी। ठीक है, तभी ये चल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज बना रहेगा। ठीक है, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगा, कि परवली जिसको पैराबोलिक कर्व कहते हैं उसका आकार लेगा।
देखिए तेल से अंशतः भरा हुआ, मतलब ऑयल से अंशतः भरा है, पार्शियली भरा हुआ है तेल का एक टैंकर, ठीक है। टैंकर इमेजिन करिए कि एक बड़ा सा टैंकर है तेल का, पूरी तरीके से नहीं भरा, पार्शियली भरा है, कुछ खाली है। समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा, फ्री सरफेस होगा, वो क्षैतिज बना रहेगा, मतलब मुक्त पृष्ठ कैसा बना रहेगा, तेल का। तो इसका दोस्तों 46 नंबर का सही जवाब आपका होगा डी, पैराबोलिक वक्र का आकार लेगा, पैराबोलिक वक्र का आकार लेगा, इस तरह पर्यावलिक होगा, ठीक है। क्षैतिज तो बना ही नहीं रह सकता इस तरह, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई हो, ठीक है। ऐसे फिर ऐसे हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगा, क्षैतिज पर ऐसे आनत हो, पिछले सिरे पर अधिक गहराई हो, ये मतलब ऐसे हो, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पैराबोलिक होगा, इस तरह तेल जो है अपना पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था आई थिंक। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है दोस्तों? गति के 3 नियम हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने इसको देखा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसी से बैलेंसिंग कर लीजिए, a इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, और यही आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं, चारों में से 3 जो है नोन रहेंगी और एक अननोन रहेगी, और उसी मिसिंग को पूछेगा। इससे एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी बन जाता है। फाइनल वेग देगा, इनिशियल वेग देगा, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय अंतराल देगा, आपको त्वरण निकालने के लिए कहेगा। इसी फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ग्रेविटेशन से संबंधित हम क्वेश्चन लेंगे, गुरुत्वाकर्षण से। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? न्यूटन से पहले कोई बप्पा थे जिन्होंने बता दिया था कि क्या है, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, गुरुत्व पृथ्वी पर होता है। ब्रह्मगुप्त हैं अपने भारतीय, कि ब्रह्मागुप्त हैं, कि बुद्धगुप्त हैं, आर्यभट्ट हैं, वराह मिहिर हैं। तो 48 नंबर का सही जवाब है दोस्तों बी, ब्रह्मगुप्त। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मगुप्त ही हैं जिन्होंने न्यूटन से पहले बता दिया था कि क्या है, लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्होंने पहले ही एनालाइज कर लिया था। कौन है? ब्रह्मगुप्त, ये भारतीय हैं। अब है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दोस्तों आपने सुना होगा, किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन है कि आइजैक न्यूटन है? कंफ्यूज हो गए सब लोग, कंफ्यूज हो गए होंगे कि आइजैक न्यूटन है कि चार्ल्स न्यूटन है कि जॉन एडम्स हैं कि चार्ल्स बेबेज हैं। ये तो कंप्यूटर के बप्पा आ गए, चार्ल्स बेबेज। 49 नंबर का सही जवाब है सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? सर आइजैक न्यूटन ने दिया है, चार्ल्स न्यूटन ने नहीं दिया है, याद रखिएगा दोस्तों। 50 नंबर लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन किसने किया है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है, कोपरनिकस ने नहीं दिया है दोस्तों। गैलीलियो ये अलग है, आइंस्टाइन अलग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, इसका क्या रीजन है? स्पेस जो पैसेंजर्स होते हैं वैक्यूम में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता वहां पे, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, वायुमंडल में जो श्यानता है, श्यान बल है, वो बहुत तीव्र होता है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है कि वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑब्वियस है, गुरुत्व नहीं होता है, इसी वजह से अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, गुरुत्व नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। एक अंतरिक्ष यान है, वो चक्कर लगा रहा है, उससे एक सेब, एप्पल छोड़ा जाता है, वो पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान होगा कि अधिक गति से गतिवान होगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। अंतरिक्ष यान से अगर सेब छोड़ा जाएगा दोस्तों, तो उसी के मोशन में वो क्या होगा, मोशन में ओशन हो जाएगा उसका, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान वो भी हो जाएगा, संगति का असर हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है,
इसका क्या कारण है कि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, कि वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, कि उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर, और इसका सही जवाब टेक्निकली देखा जाए तो यही है कि गुरुत्व केंद्र से पीसा की जैसे झुकी हुई मीनार जो है वो गुरुत्व केंद्र से, मान लिया यहाँ है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है, ठीक है, उसके तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इस वजह से क्या है, पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो गिर नहीं जाती है, इसी वजह से। चलिए अगला लेते हैं फटाफट। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कितना होता? अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी को दोगुना हो जाता, दोगुना कर दिया जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों? अब जितना है उसका चौथाई भाग रह जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, शून्य होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तनशील होता है, कि इसमें सभी ऑप्शन गलत है। तो इसका दोस्तों सही जवाब है उसका जो भार होगा, वेट होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी से गिराए जाते हैं। वुड लिया, आयरन लिया, मोम लिया, ठीक है, वैक्स लिया, समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरा दिया इनको, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? 56 नंबर टेक्निकल सा जवाब, सभी साथ पहुंचेंगे दोस्तों। सभी क्या होंगे? साथ पहुंचेंगे। लकड़ी हो, लोहा हो, मोम हो, सबको गिरा दो एक साथ, एक साथ गिरेंगे, ये एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं कोई आगे पीछे पहुंचेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कि एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, कुछ समय अंतराल में गिरेंगी। 57 नंबर सही जवाब है दोस्तों सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है, लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराया गया है। समान आकार के हैं, उनका शेप क्या है, आकार एक है। ये तीनों एक आकार के हैं। इसमें क्या है, लैंग्वेज चेंज है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को, उनका वेट इक्वल है, वेट इक्वल है। ठीक है, वेट इक्वल है, तो उनमें कौन पहले आएगा? तो लकड़ी की गेंद दोस्तों बाद में गिरेगी और लोहे वाली पहले गिर जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोरिलेट करेंगे क्वेश्चन। किसी पिंड का भार जो वेट होता है वो दोस्तों पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, कि विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है, कि मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? तो किसी पिंड का जो भार होता है दोस्तों वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। किस पर सबसे अधिक होगा? ध्रुवों पर, पोल्स पर। भारहीनता क्या होती है? वेटलेसनेस क्या है? 59 नंबर गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 रहेगा तो वेटलेस होगी, बॉडी क्या हो जाएगी? वेटलेस, भारहीनता की स्टेज आएगी, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, भार वही रहेगा, वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। दोस्तों जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है और भार जो है वो वैरी करता रहता है। तो वस्तु का भार, गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो गया तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु जो मास है उसका, द्रव्यमान है, वो एक ही रहेगा, वही रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, चूंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है।
कि चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, कि उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा जो कृत्रिम उपग्रह है, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी का जो आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक जो त्वरण है उसको प्रदान करता है, इसी वजह से नहीं गिरता। देखिए, एक भू स्थिर या भू उपग्रह है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, कि सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, कि उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 62 नंबर सही जवाब दीजिएगा फटाफट, और इसका सही जवाब है बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मारू क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। किसी लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी है, उसको अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब, कि जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, कि समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। बहुत बार कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। और दोस्तों, इसका सही जवाब है, लिफ्ट जब त्वरित गति से, एक्सेलरेटेड मोशन से ऊपर जा रही हो, त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो उसको क्या है, अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। आप ही है, मान लिया छत से थोड़ा कूदो तो आपके अंदर डर हो जाएगा और आपका लगता है कि वेट एकदम कम हो गया है, भार कम हो जाएगा, लेकिन आप उछलोगे ऊपर तो लगता है भार ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड, पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, कि समय के ऊपर निर्भर करता है, कि तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। लोलक है तो लंबाई है, तो लोलक क्या है, ला से लोलक, ला से लंबाई, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की जो टाइम पीरियड होगी उसकी लंबाई, लेंथ पर निर्भर करेगी। अब लोलक घड़ियां जो पेंडुलम वाली वॉच हैं, वो क्या है, गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। इसका क्या कारण है? गर्मी में हर कोई सुस्त हो जाता है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, इस वजह से सुस्ती आती है, कि कुंडली में घर्षण होता है इस वजह से, कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, कि लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। 65 नंबर का सही जवाब है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में क्या है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इस वजह से लोलक की घड़ियां जो हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है काफी जोरदार है, घंटी बज चुकी है, आप लोग भी बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, मतलब एक लड़की है बैठ के झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदेल आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, परिवर्तित रहेगा। 66 नंबर का सही जवाब है कम हो जाएगा, उसका प्रदेल जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा अगर लड़की खड़ी हो गई। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, किसमें, ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। पेंडुलम को हमें तेजी से चलाना है दोस्तों, लंबाई अपरिवर्तित रहे, उसी तरह रहे। शीतकाल में श्रिंकिंग होगी, पेंडुलम गति क्या है, तीव्र गति से चलेगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही जोरदार है, थंबनेल पर भी मैंने रखा था। पृथ्वी का पलायन वेग, जो पलायन वेग होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड, या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो पलायन वेग है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी का पलायन वेग। अगर किसी आदमी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से भगा दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो पृथ्वी की कक्षा में लौट के नहीं आएगा, भाग जाएगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए, पृथ्वी में नहीं, सीधे अंतरिक्ष में फेंक रहे हैं,
तो क्या होगा दोस्तों? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, कि वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। 69 नंबर दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंकोगे, कोई मतलब नहीं है, पृथ्वी पर आके गिर जाएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी से निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो दोस्तों 70 नंबर का सही जवाब यही है कि इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। स्थूल पदार्थों को गुण से संबंधित क्वेश्चन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कह रहे थे कि क्वेश्चंस काफी अच्छे नहीं हैं, वो लोग देखें क्वेश्चंस। भाई जब टॉपिक थोड़ा सा जेन्युइन टाइप का था, आसान से टॉपिक होंगे, क्वेश्चन आसान आएंगे, लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स में आप बढ़ोगे आगे, आपका माथा चकराने लगेगा। अभी देखिएगा, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? बहुत बम्पर क्वेश्चन है, आईपीओ में पूछा गया है और कई बार पीसीएस वगैरह, यूपी ट्रिपल एसटी, टेट पेट, इस तरह में कई जगह पूछा जा चुका है। पेट तो खैर हुआ नहीं होगा, लेकिन और भी जो एग्जाम है, तो ये दोस्तों सरफेस टेंशन के कारण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। दोस्तों इसमें भी पृष्ठ तनाव होगा, जल में पृष्ठ तनाव होगा, इसको सही कर लें। 72 का सी मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, एनर्जी लगती है। 73 नंबर लेते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है, यह क्या है? तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है, कि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। दोस्तों तेल का तल तनाव जो होता है वो पानी से कम होता है, इसी वजह से तो तैरने लगता है भाई। जिसमें तनाव कम होगा वो फैल जाएगा, और जिसके तनाव ज्यादा होगा मसमसा के बैठा रहेगा। तो यही रीजन है 73 का डी ऑप्शन सही होने का। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, आधा होता है? 74 नंबर बहुत जोरदार सा क्वेश्चन है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। रट लीजिएगा, बहुत बम्पर क्वेश्चन है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं होता है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ से जल का इसके पर्ण समूह की ओर आगे बढ़ना। तो 75 का यही दोस्तों सही जवाब है। इसमें जो है केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं, कुछ और कारण है। जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर आगे बढ़ने में, स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, इन सब के लिए वन एंड ओनली वन रीजन है कैपिलरी एक्शन, यानी कि केशिकात्व का कारण। चलिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ये दोस्तों परासरण विसरण पृष्ठ तनाव। ये क्या है दोस्तों? 76 नंबर, इसका सही जवाब पृष्ठ तनाव है। ठीक है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, तो इसका कारण है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, विस्कस है, कि तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। 77 नंबर, और इसका सही जवाब डी है। तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा ज्यादा है। एक केस नली है, उसमें जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका रीजन यही है दोस्तों, डी। चलिए 78 नंबर लेते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार, झील की तली कंसीडर करिए, एक झील है, उसकी तली से ऊपर उठ के एक वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा, चपटा होकर तस्ती नुमा हो जाएगा? 78 नंबर का सही जवाब है बढ़ जाएगा। जो वायु का बुलबुला है उसका आकार क्या है? सतह पर आके बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी बोरियत महसूस करने लगे होंगे, लंबा हो रहा वीडियो। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। अक्सर ऐसा होता है भाई, हवाई जहाज से यात्रा करने के तो मेरे भी दिन अभी तक नहीं हो पाए हैं, लेकिन आपने अगर
हवाई जहाज में यात्रा की होगी? आई थिंक किसी ने ना की होगी। अगर किसी ने की है तो कमेंट अवश्य करें। हवाई जहाज से यात्रा करते समय उसने पेन वाला प्रयोग किया है कि नहीं? तो पेन से स्याही निकलने लगती है। दोस्तों इसका रीजन क्या है कि वायुदाब में कमी आ जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी वजह से पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत क्या है? बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन थंबनेल पे मैंने रखा था। ऑटोमोबाइल्स का जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का गति नियम, बर्नौलीज थ्योरम की पास्कल का नियम? दोस्तों डी ऑप्शन सही है। पास्कल के नियम कर हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत कार्य करता है। ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक में। दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फिर से आशा है ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और मोटिवेशन बढ़ाएं, जिससे कि इस तपतपापी जो गर्मी है उसमें कुछ वीडियो सेशन को और अच्छे से लाया जाए और कुछ रेगरस मेहनत की जाए। पहले देखिए बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था, लेकिन इधर कोरोना फोरोना आ गया, इसकी वजह से कुछ स्थितियां जो हैं गड़बड़ाई। हमारा भी स्वास्थ्य कुछ खराब रहा, आपका भी खराब रहा। तो अब फिर से बेपटरी हो गया था जो मामला, फिर से पटरी पर लाएंगे और इसी प्रकार की साइंस की पहले 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस कर लेंगे। फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्वेरी की थी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे आए, जो फैक्ट्स होते हैं। ज्यादातर जो फैक्ट्स खैर मैं देता था भर भर के, जो है यहाँ बोझ बोझ भर मैं फैक्ट्स देता था, उससे उबाऊपन आता था और लोगों को लगता था कि ये मिसिंग हो जाता है। एक बार वीडियो देखने के बाद चीजें मूंद जाती हैं, भूल जाती हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू कर लेंगे, फिर इसके बाद फैक्ट्स लाएंगे, फिर थियरीज लाएंगे। जैसा भी आपका देखिए जितना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जितना प्रोत्साहन मिलता जाएगा, व्यूज सब्सक्राइबर्स के लिए देखिए यूट्यूब में लोग यहाँ पे आते हैं, जो मतलब सही सी बात है। बाकी तो सब सिद्धांत की बातें तमाम होती हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को वैसे एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।